नमस्कार, आप देख रहे जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। सीधा चलेंगे कृष्ण जन्मभूमि मथुरा, जहां सीएम योगी प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करते नजर आ रहे हैं। चोटिल होते थे, घायल होते थे, सरकारें कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में रहती थी। आज आप देख रहे होंगे जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी समाप्त, और पत्थरबाजी के समाप्त होने के साथ ही कश्मीर में धारा 370 भी समाप्त हो गई। आप मुझे बताइए, 1952 में एक दर्ज कांग्रेस ने दिया था, जो देश में उग्रवाद का कारण बना था, लेकिन उस समस्या का समाधान किया मोदी जी ने, और कश्मीर से धारा 370 समाप्त। पत्थरबाजी भी समाप्त हुई और उग्रवाद की समस्या का समाधान ही समाप्त हो गया। आज भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं। आज क्या कोई भारत को घुसपैठ भारत की सीमा में करने का दुस्साहस कर सकता है क्या? आज क्या कोई भारत के अंदर आकर के किसी आतंकी घटना को अंजाम दे सकता है क्या? नहीं, किसी का दुस्साहस है। जब यशस्वी नेतृत्व होता है तो ऐसे ही वह हर एक सर्वांगीण विकास की बात सोचता है, हर एक क्षेत्र में विकास की बात सोचता है, और वह विकास हम सबको हर एक क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। सीमावर्ती क्षेत्र तक भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचा। पहले सैनिकों को कई कई किलोमीटर दूर तक अपना सामान पीठ पर लाद करके जाना होता था। आज सीमावर्ती क्षेत्र पर भारत की कनेक्टिविटी इतनी बेहतर हो चुकी है कि हमारा जवान उन सीमाओं की रक्षा करते हुए वहां पर अपने साधन से जाता है, सीमाओं को सुरक्षित रखता है, तो पूरा देश अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। मित्रों, ये नया भारत जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 10 वर्ष में नई पहचान की है, आज जब 2024 के हम लोकसभा चुनाव की और अपने समाज के उन प्रमुख जनों को, अलग अलग तबके के प्रमुख जनों को, जो समाज में एक माहौल बनाते हैं, समाज को लोकतंत्र के प्रति आग्रही बनाते हैं, समाज का एक नेतृत्व वर्ग यहां बैठा हुआ है, और मथुरा लोकसभा की प्रतिष्ठित सीट से मैं आज उनका आह्वान करने के लिए यहीं से आया हूं। हम लोग इसीलिए आए हैं, परिणाम तो सबका है कि आपका आशीर्वाद फिर से हेमा जी को मिलेगा, क्योंकि हेमा जी कला के साथ साथ संस्कृति की प्रतिनिधि है। मुझे याद है जब पहली बार वे सांसद के रूप में सदन में पहुंची, तो सदन में पहुंच करके उन्होंने सबसे पहला मुद्दा क्या उठाया था? उन्होंने सदन में अपनी बात को बहुत शालीनता के साथ कहा। उन्होंने कहा था, उस समय सदन में एक ही बात कही थी, उन्होंने कहा, मैं ब्रज क्षेत्र का प्रतिनिधि बनकर के यहां सदन में आई हूं, देश के उच्च सदन में आई हूं, और उच्च सदन में आकर के मैं केवल वहां की पीड़ा को आपके सामने रखना चाहता हूं। 5000 वर्ष पहले जिस ब्रज क्षेत्र में कृष्ण कन्हैया ने अपनी पूरी लीलाएं रखी थी, और उसका साक्षी अगर कोई उस समय बना था, यमुना मैया बनी थी। यमुना मैया को प्रदूषित करके क्यों छोड़ दिया गया? यमुना मैया की आवाज देश की संसद में उठी थी, और मित्रों, देश की संसद में उसी समय जब नमामि गंगे परियोजना बनी थी, तो नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से फिर भारत सरकार ने जो कार्यक्रम प्रारंभ किए, आज आप देखते होंगे नमामि गंगे परियोजना के कार्य को द्रुत गति से आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ हुआ है, और नमामि गंगे के माध्यम से आज प्रयागराज में आप जाएंगे तो प्रयागराज में कुंभ करने के लिए जो हमारे पूज्य संतजन जाते हैं या माघ मेले में गए, उनको प्रयागराज बदली प्रयागराज दिखाई, वहां पे उन्होंने संगम में और शुद्ध जल को देखा। लेकिन अब गंगा मैया के बाद यमुना मैया की भी बारी है, और इसके बारे में हमारी कार्य योजना तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। कुछ एसटीपी बन चुकी है, कुछ बनने जा रही है,
हमने यहाँ पे कुछ अन्य संस्थाओं को भी इसके साथ जोड़ने जा रहे हैं। और जो मोदी जी का संकल्प है, याद रखना, मोदी जी का संकल्प मोदी गारंटी के रूप में 100% होने की गारंटी भी देता है। और उसी गारंटी के साथ वह संकल्प जो कभी आवाज के रूप में आपकी लोकप्रिय सांसद के मुंह से देश की संसद में उठा, जिसके लिए हमेशा चिंतित रहती है, वह वैसे ही साकार होगा जैसे एक एक मुद्दे साकार होते दिखाई दे रहे हैं। चाहे वह 84 कोसी परिक्रमा का मामला हो, चाहे वह वृंदावन मथुरा को एक नई पहचान लेकर के, क्योंकि कला भी करती है और एक कला का प्रतिनिधि ही आपका प्रतिनिधित्व करके देश की संसद में अपनी आवाज को उठा रहा है, तो स्वाभाविक रूप से ये पहचान आपकी बनी रह सके। और इसके लिए उन्होंने जिस प्रतिबद्धता के साथ, जिस ईमानदारी के साथ, जिस निष्ठा के साथ यहाँ की सेवा की, इतनी बड़ी कलाकार, इतनी बड़ी फिल्म जगत की कलाकार और इतना समय अपने संसदीय क्षेत्र को देकर के वहां के मुद्दों को संसद में रख करके, विभिन्न मंत्रालयों के सामने रख करके, और मैं तो बहुत जब कहता हूं कि प्रदेश में भी आकर के मुख्यमंत्री के सामने भी यहाँ की बातों को रखती है कि हमारे मथुरा वृंदावन बरसाना की ये समस्याएं हैं, इनका समाधान होना ही है, इनका समाधान होना ही है। यानी इस प्रतिबद्धता के साथ कार्य। बुलेटिन में रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुरादाबाद रामपुर सीट पर समाजवादी पार्टी में बगावत देखी जा रही। मुरादाबाद से एसटी हसन पर्चा भर चुके हैं, लेकिन इसी बीच रुचि वीरा नामांकन करने के लिए पहुंची है। रामपुर सीट से आसिम राजा ने पर्चा खरीदा है। वहीं मोहिबुल्ला नदवी को भी इसी बीच मैदान में उतार दिया गया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। इसी खबर पर हमारे सहयोगी तौकीर किदवई तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए। तौकीर, आपसे जानना चाहेंगे, 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी में यहां पर कलह देखा जा रहा है, क्या कुछ जानकारी सामने? क्योंकि यहां पर 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी में ही यहां पर सस्पेंस देखा जा रहा है। देखिए, संकेत साफ है इसमें। जब आजम खान और अभी अखिलेश यादव की मुलाकात हुई और अखिलेश यादव जेल में मिलने उनसे सीतापुर पहुंचे थे, उसके बाद से रामपुर और मुरादाबाद, ये 2 ऐसी लोकसभा सीटें थी जिसको लेकर चर्चा भी हुई थी और आजम खान का दबदबा भी माना जाता है इन क्षेत्रों में। रामपुर से वो लगातार सांसद भी होते आए हैं आजम खान, ऐसे में उनके ही किसी करीबी को वहां पर जगह मिलनी तय मानी जा रही थी। लेकिन अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद जो नाम सामने आया था वो मोहिबुल्ला नदवी का था, जो जामा मस्जिद दिल्ली में पार्लियामेंट के सामने एक मस्जिद है, वहां पर इमाम है। उनके बारे में कहा जा रहा था कि आजम खान चाहते थे कि वो उनको वहां से टिकट दिया जाए, लेकिन जो आसिम रजा है वो भी रामपुर में काफी करीबी माने जाते हैं आजम खान के, और 2019 के लोकसभा चुनाव में मैदान में भी थे। आजम खान उस समय भी चुनाव नहीं लड़े थे और वहां पर आसिम रजा को उन्होंने अपने सहयोगी के तौर पर वहां पर मैदान में उतारा था। लेकिन इस बार माना जा रहा था कि वहां से चेहरा बदलेगा और रामपुर से नया चेहरा मैदान में होगा, क्योंकि आजम खान के जो परिवार है वो सभी लोग जेल में होने की वजह से, सजा का ऐलान होने की वजह से कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकता है। लेकिन तस्वीर पलट गई है। अब माना ही जा रहा था कि अखिलेश यादव चाह रहे थे कि जो इमाम है उनको मैदान में उतारा जाए, लेकिन आसिम रजा आजम खान के करीबी थे, इसलिए वो पर्चा लेके गए वहां पे और ये माना जा रहा था कि वो अपने दावेदारी वहां पर जबरन पेश करना चाह रहे हैं। यही हालात मुरादाबाद में देखने को मिले। एसटी हसन पहले आजम खान के करीबी थे, बाद में वो चुनाव मैदान में जब वो उतरे और वहां पे चुनाव जीत के आए 2019 के लोकसभा चुनाव में, फिर अखिलेश यादव चाहते थे कि एसटी हसन को दोबारा मौका दिया जाए। लेकिन इसी बीच ये भी माना जा रहा है कि रुचि वीरा जो है वो आजम खान की करीबी हैं और उन्होंने ही प्रस्तावित किया अखिलेश यादव को कि इस नाम पर मोहर लगाई जाए और रुचि वीरा को मुरादाबाद सीट से मैदान में उतारा जाए। कहीं ना कहीं आजम खान वर्सेस अखिलेश यादव। मुरादाबाद से हमारे सहयोगी नईम भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नईम, मैं आपसे जानना चाहूंगा, मुरादाबाद में किस तरीके से सीट को लेकर सस्पेंस समाजवादी पार्टी में यहां पर देखा जा रहा है, क्योंकि 2 चेहरे यहां पर चुनावी मैदान में उतर गए हैं और दोनों पर ही सस्पेंस बरकरार है। जी अमन, मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए कल से एक हाई वोल्टेज ड्रामा मुरादाबाद में चल रहा है। जब डॉक्टर एसटी हसन ने कल लगभग 2 बजे अपना
पर्चा दाखिल किया था। जब वो पर्चा दाखिल करने के बाद में अपने घर पहुंचे थे तो उसके बाद में जो है वो चर्चाएं शुरू हो गई थी कि मुरादाबाद से डॉक्टर एस.टी. हसन का टिकट काट दिया गया है, उनकी जगह जो है मुरादाबाद से रुचि वीरा को टिकट दिया गया है। देखिए, देर रात रुचि वीरा मुरादाबाद पहुंच गई है और आज जो है उन्होंने अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। एस.टी. हसन के लिए उन्होंने कहा है कि एस.टी. हसन मेरे बड़े भाई हैं और हम मिलकर ये चुनाव लड़ेंगे। अमन, लेकिन नईम, यहां पर मिलकर चुनाव लड़ना किस तरीके से संभव है, क्योंकि दोनों ही चेहरे एक तरीके से चुनावी मैदान में उतर गए और सस्पेंस लगातार देखा जा रहा है। ये मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं देखिए, सपा के नेता मुरादाबाद पहुंच चुके हैं और मुरादाबाद में जो है सपा के सिंबल पे रुचि वीरा ने अपना पर्चा दाखिल किया है। अब ये देखना है कि पर्चा जिस वक्त वापसी होगा उस वक्त डॉक्टर एस.टी. हसन अपना पर्चा वापसी लेते हैं, नाम वापसी लेते हैं या नहीं लेते हैं, या रुचि वीरा और डॉक्टर एस.टी. हसन दोनों ही चुनाव में मैदान में लड़ेंगे। 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी में सस्पेंस देखा जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही सहयोगियों का तमाम जानकारी के लिए। मुरादाबाद रामपुर सीट पर समाजवादी पार्टी में सस्पेंस लगातार देखा जा रहा है। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। आज नामांकन का आखिरी दिन है। कई दलों के प्रत्याशी नामांकन के लिए पहुंच रहे हैं। पीलीभीत सीट से बीजेपी प्रत्याशी जितन प्रसाद ने नामांकन कर दिया है। वहीं रामपुर से बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी ने भी पर्चा भर दिया है। साथ ही दोनों ही बीजेपी प्रत्याशियों ने जीत का दावा किया है। तस्वीरें पीलीभीत और रामपुर से हैं, जहां पर प्रत्याशी अपना नामांकन दर्ज कराने पहुंचे और साथ ही दोनों ने ही जीत का दावा भी किया है। इस दौरान जितन प्रसाद अपना नामांकन करने के लिए पहुंचे हैं। वहीं पीलीभीत से उन्हें बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं घनश्याम सिंह लोधी ने रामपुर से इस दौरान पर्चा भरा है। बहुत सौभाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने पीलीभीत की प्रतिष्ठित सीट का उम्मीदवार बनाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र जी, माननीय स्वतंत्र देव जी, सभी लोगों के आशीर्वाद से मुझे ये सम्मान मिला है कि ये सीट का भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार, और मैं कह सकता हूँ जो 10 वर्ष का कार्यकाल आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड, उनकी काम, उनकी तपस्या, उनका त्याग, निस्वार्थ, और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जी का प्रदेश के प्रति जो उनके 7 वर्ष का कार्यकाल है, प्रचंड बहुमत से कमल का फूल खिलेगा, इतिहास रचा जाएगा। तीसरी बार रिकॉर्ड मतों से प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री भारत में स्थापित। क्या लगता है? सहारनपुर सीट से लोकसभा बसपा प्रत्याशी माजिद अली ने नामांकन दाखिल कर दिया है। साथ ही उन्होंने इंडिया गठबंधन प्रत्याशी इमरान मसूद पर आरोप लगाया है कि वो बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही माजिद अली ने कहा कि हम 2019 में जीते थे, फिर 2024 में जीतेंगे। सामने तो देखिए सिर्फ बहुजन समाज पार्टी है और हमें कोई नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि एक तरफ 11.5 लाख वोट है, एक तरफ 6 लाख वोट है, 6.5। सीधा सीधा बसपा का कैंडिडेट जीत के जाएगा, जैसे 2019 में जीते थे, अब के उससे ज्यादा मार्जिन से जीत के जाएंगे इंशाअल्लाह। आरएलडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी 28 मार्च को अमरोहा जाएंगे, जहां से वो लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान का आगाज करेंगे। इसके साथ ही जयंत वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय के सामने स्थित मैदान में एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। बता दें कि यह जनसभा जयंत चौधरी आरएलडी प्रत्याशी के बजाय एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में कर रहे हैं। आरएसएसपी पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने इंडिया अलायंस को लेकर बयान दिया है। उन्होंने इंडिया अलायंस को देश की आवश्यकता बताया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी आरएसएसपी इंडिया अलायंस को मजबूत बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है और भविष्य में इंडिया अलायंस को मजबूत करने का काम करती रहेगी। इंडिया अलायंस देश की आवश्यकता है, इसलिए राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी इंडिया अलायंस को मजबूत बनाने की
दिशा में हर प्रकार की पहल करेगी और तब से लगातार इंडिया अलायंस को मजबूत करने की दिशा में हमारी पार्टी काम भी कर रही है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुजफ्फरनगर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम योगी पार्टी प्रत्याशी संजीव बालियान को जिताने के लिए जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री योगी के इस कार्यक्रम पर राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सीएम योगी पार्टी प्रत्याशी संजीव बालियान के समर्थन में जनसभा करेंगे। प्रसन्नता का विषय है कि आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुजफ्फरनगर लोकसभा के प्रत्याशी डॉक्टर संजीव बालियान जी के समर्थन में और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए यहाँ के क्षेत्र की जनता से आह्वान करने के लिए प्रबुद्धजन, जिसमें एडवोकेट्स, शिक्षाविद, डॉक्टर, सीए, इंजीनियर, टीचर्स, ऐसे सब लोगों से, व्यापारी, उद्यमी, व्यवसायी, ऐसे सब लोगों से आह्वान करने के लिए कल 28 मार्च को 10:30 बजे लाला जगदीश प्रसाद इंटर कॉलेज में उनका आगमन हो रहा है। सभी प्रबुद्धजनों से मेरा निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में 10:30 बजे तक पहुंचे, माननीय मुख्यमंत्री के कार्यालय तक वहां पहुंचे। बुलेटिन रुक करेंगे 5 मिनट में 25 खबरों की ओर। पीलीभीत में नामांकन कराने पहुंचे बसपा प्रत्याशी अनीस अहमद नामांकन के दौरान मीडिया से हुए रूबरू। कहा कि हर पार्टी की अपनी एक अलग पहचान। पीलीभीत में नामांकन कराने पहुंचे सपा प्रत्याशी भगवत शरण नामांकन के दौरान मीडिया से की बात। भगवत शरण ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा कि भाजपा करती है जुमलेबाजी। बिजनौर में लोकसभा चुनाव को मतदान को लेकर नामांकन की प्रक्रिया जारी। लोकसभा सीट से बसपा प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह को चुनावी मैदान में उतारा। चौधरी विजेंद्र सिंह ने कलेक्ट्रेट में अपना नामांकन पत्र किया दाखिल। हमीरपुर में घरेलू कलह के चलते पिता की मौत। पिता को बचाने के चलते बेटा गोली लगने से हुआ घायल। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा अस्पताल। अलीगढ़ में बसपा नेता ने ब्राह्मण समाज को किया एकजुट। कहा बीजेपी समाज में ब्राह्मण समाज से काफी परेशान। बसपा नेता नरेंद्र वर्मा ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। एटा में बाइक और कार की भिड़ंत। हादसे में 3 लोगों की हुई मौत। मौत की सूचना मिलने पर मचा हड़कंप। पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में गार्ड की दबंगई। मरीज के साथ की मारपीट। कमरा बंद करके मारपीट का बताया जा रहा मामला। प्रयागराज में उमेश पाल के घर पर बमबाजी की घटना पर डीसीपी का बयान। कहा कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई। पटाखे की आवाज से घर में दहशत। अलीगढ़ में बसपा पूर्व प्रत्याशी नरेंद्र शर्मा ने पूर्व विधायक प्रमोद गौड़ पर लगाए गंभीर आरोप। कहा कि ब्राह्मण समाज को गुमराह कर रहे हैं प्रमोद गौड़। पूर्व प्रत्याशी ने ब्राह्मण समाज से झांसे में न आने की अपील। भदोही में कमायनी एक्सप्रेस में बम रखने की सूचना से मचा हड़कंप। ट्रेन को रोककर आरपीएफ, जीआरपी और पुलिस ने की सघन तलाशी। कोई अवांछनीय वस्तु न मिलने पर ट्रेन को किया रवाना। मैनपुरी में पूर्व ब्लॉक प्रमुख पति और प्रधान देवर पर दबंगों ने किया हमला। पुलिस ने 14 नामजदों पर दर्ज किया मुकदमा। मैनपुरी में बदमाश युवक ने सपा विधायक की छवि खराब करने का बनाया वीडियो। पैर छूते हुए परिवहन मंत्री के साथ किया था फेसबुक पर वीडियो वायरल। अंबेडकर नगर में सपा पार्टी को लगा बड़ा झटका। ब्लॉक प्रमुख और उनके पति ने दिया इस्तीफा। अपने पद से दिया इस्तीफा। आगरा में कार में अचानक लगी आग। कार में सवार लोगों ने कूदकर बचाई अपनी जान। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर फायर काबू। अमेठी में कांग्रेसी नेता प्रमोद पांडे ने की प्रेस वार्ता। कहा इस बार अमेठी से चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस ने मुझे चुना। अलीगढ़ में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट। घायल पक्षों ने पुलिस में दर्ज कराया मुकदमा। अलीगढ़ पुलिस ने 70 साल के वृद्ध दुष्कर्म आरोपी को किया गिरफ्तार। नाबालिग को बनाया था अपना शिकार। अलीगढ़ में हॉर्न बजाने को लेकर दबंगों और कार चालक में हुआ विवाद। दबंगों ने कार में लगाई आग। पथराव के दौरान कई लोग हुए घायल। नामांकन प्रक्रिया के आखिरी दिन रामपुर पुलिस हुई अलर्ट। डीएम और एसपी ने सुरक्षा बनाए रखने के दिए आदेश। सपा के पूर्व प्रत्याशी ने खरीदा नामांकन। बांदा में तेज रफ्तार वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में 2 लोगों की हुई मौत। पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। मैनपुरी में इंस्पेक्टर ने ग्राम प्रधान से मांगी शराब की बोतलें। होली पर अधिकारियों को देने के लिए मांगी बोतलें। इटावा में सास को बहुआ से रंग लगाने से मना करना पड़ा भारी। दबंगों ने सास को पीट कर दिया घायल। अमरोहा में घर के बाहर खड़े युवकों पर दबंगों ने किया हमला।
जमकर बरसाए लाठी डंडे। घायल युवक को स्थानीय लोगों ने अस्पताल में कराया भर्ती। बाराबंकी में रेलवे ट्रैक पर मिला शव, मृतक के पास से आधार कार्ड हुआ बरामद। फतेहपुर में नदी में नहाने गए 3 युवक डूबे, ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर निकाला बाहर। हादसे में 2 की मौत, एक की हालत नाजुक। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।